ओपिनियन HD की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम जी, मोहम्मद शकील जोई साहब के साथ मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक और आज हम जो है मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करेंगे। एक तो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो नौजवानों के लिए कोई मुस्तकबिल नहीं है, ना हुकूमत की तरफ से ना प्राइवेट शोबाजात के अंदर। मायूस नौजवान वालदैन की जो जमा पूंजियां हैं वो लुटा कर कैसे खुद लुट गए और उनका फ्यूचर क्या है, हुकूमतों को इस पर क्या करना चाहिए था और मौजूदा हुकूमत को क्या स्ट्रांस लेना चाहिए था जो अभी तक नहीं लिया गया। इसके अलावा दूसरा मौजू होगा इंसानी जो सेहत के जो ठेकेदार हैं ना हुकूमत की तरफ से, जो जिनकी जिम्मेदारी होती है इंसानी सेहत का ख्याल रखना, यानी महकमा सेहत। तो इतने बड़े ब्लेंडर सामने आ रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर के जो साबिक DG थे वो जाली दवायात खरीदारी में मुलव्वस पाए गए। तो ऐसे लोगों को किसी कटहरे में होना चाहिए था इस वक्त तक, क्योंकि मौजूदा हुकूमत का तो ये दावा है कि चोरों को नहीं छोड़ा जाएगा, लेकिन चोर क्या इस वक्त तक पकड़े गए जो मुख्तलिफ चोर हैं या अभी तक सिर्फ ज़बानी जमा खर्च चल रहा है, इस पर बातचीत होगी और एक दो और मौजूआत होंगे। चोई साहब, आज मेरे पास तो आज जैसे मैंने आज आप ये इंट्रो दे रहे थे ना, तो मैंने कहा बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि आज बिलाल बताएंगे कि दजाली हुकूमत जो है उसका क्या बना है और नफ्सियाती मसाइल क्या हैं तनवीर इलियास साहब के बकौल, मतलब कि इस तरह की आप ब्रेकिंग स्टोरियां बनाएंगे और सारा लिख देंगे। लेकिन आज हम बिल्कुल उससे मुख्तलिफ बात करने लगे हैं और ये जो आज की बातें हैं ना बिलाल, ये इंतहाई दर्द दिल के साथ और दुखी दिल के साथ करने लगे हैं जी कि हमारे दजाली लफ्ज का है ना जिन्होंने राजा फरूख, हाँ जी, ये चूंकि अवामी मसाइल पे इनकी तवज्जो किसी दौर में नहीं रही। एक तरफ प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि 200 बिजली यूनिट फ्री देंगे, जो मेरा नहीं ख्याल शायद वो दे पाएंगे। तो तनवीर इलियास साहब, जिनकी कहा जाता है कि बड़ी बदतरीन गवर्नेंस थी उनके दौर में, वो कहते हैं 400 यूनिट देंगे फ्री। पता नहीं कहाँ की बातें करते हैं। चले हो सकता है वो जो 64 करोड़ रुपया उन्होंने जो अभी तक वो कहीं घूम फिर रहा है, जो उन्होंने खर्च कर डाला, हो सकता है उसमें से कुछ बीच बचा करके ये भी दे दें। लेकिन हमारा ये मौजू आज नहीं है। हमारा मौजू पे बात हो रही है। आज बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं जो लोग यहाँ से बरतानिया केयर वीजे के ऊपर और जो स्किल्ड वर्कर्स वीजा था उसके ऊपर जो बरतानिया गए अपने पूरी जमा पूंजी बेच के। अच्छा, कुछ नौकरियां छोड़ के चले गए, नौकरियां छोड़ के, गेस्टेड पोस्टें छोड़ दी लोगों ने, अपने लगे लगाए कारोबार छोड़ दिए, जेवर बेचे, जमीनें बेची, घर बेचे और लोग जो है चले गए बरतानिया। और वहां पे अब वो लोग जिन्होंने ये सारा काम किया इस वक्त फुटपाथों पर बैठ के भीख मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। ये है वो सूरत हाल जिसको लोगों ने पहुंच गया। जो हमारे पास अदाद शुमार आए हैं, आज वो सजाद अजहर है हमारे बड़े अच्छे जर्नलिस्ट, उन्होंने एक बड़ी अच्छी स्टोरी भी की और पता ये चला है कि जो मिनिमम इसमें रकम जो किसी दी, ये सारी जो गेम है ना, ये जितनी भी इस पे खर्चा होता है जो कि बरतानिया की साइड पे होता है, वो 200 से 300 पाउंड होता है। आप अंदाजा लगाएंगे कितना कितना। लेकिन फ्रॉड की हद देखें कि जो लोगों ने पैसे पे किए उसके 200-300 पाउंड का वीजा, 25 हजार पाउंड, यानी 30 लाख रुपया एडवांस में देते थे, 20 लाख रुपया देते थे जब वीजा लगता था। और जब ये खुशी खुशी सब कुछ बेच बांट के जहाज में बैठ के बरतानिया पहुंचते थे, तो वहां पे जो आगे से जो लोग जो जहां पे वीजा लेके पहुंचते थे वो कहते थे, बात सुने, हमारे पास आपके लिए नौकरी नहीं है, जो किस वक्त हो रहा है, हमारे पास आपके लिए नौकरी नहीं है, लेकिन आपको ये जो इसके है ना टैक्सेस ये देने पड़ेंगे। अगर आपने टैक्स ना दिए तो ये जो आपका वीजा है ये कैंसिल हो जाएगा। और बहुत से लोग जिनको हम जाती तौर पर जानते हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उनमें से कोई एक नौजवान को हम यहां पे लाएं और उसकी कहानी बराह रास्त लोगों तक पहुंचाएं कि उनके साथ क्या हुआ, क्योंकि उनके ऊपर शिक नंबर 320 लग जाती है, जिसके मुताबिक आप 10 साल के लिए आप फारिग हो जाते हैं, आप वहां पे जा नहीं सकते। कुछ बच्चे मैं भी जानता हूं जो यहाँ हम उनको लेकर आएंगे, बैंक हम आपको लेके आएंगे और साथ ही साथ हाथ जोड़ के ये सब लोगों से दरखास्त करते हैं कि जो लोग हाँ जी बल्कि बचें इस केयर वीजा से और स्किल्ड वर्कर्स वीजे से बचें, क्योंकि जो बरतानिया में इस वक्त जो केयर होम्स है ना, जहां पे बुजुर्ग लोग होते हैं, उनकी जो तादाद है वो कुछ 16,726 है। ठीक है जी।
اور جن میں کوئی بزرگ اس وقت جو لوگ ہیں نا جن کی دیکھ بھال ہوتی ہے میڈیکل بنیادوں پہ، ان کی کوئی تعداد 4,41,479 بنتی ہے. اب ان کو جو دیکھ بھال کرتے ہیں وہ ہیں کچھ 7,45,392. یہ اصل میں یہ جو ہم فگرز کوٹ کر رہے ہیں نا، یہ جو ہاؤس آف کامن ہے نا، یہ باقاعدہ اس میں باقاعدہ یہ پیش کیے گئے ہیں، اور اسی میں بتایا گیا ہے کہ جو اس وقت پورے برطانیہ میں وہ بزرگ لوگ جو کہ جن کی دیکھ بھال ضروری ہے، چاہے وہ گھروں میں ہیں چاہے وہ ان کے کیئر سینٹرز میں، ان کی تعداد کوئی 15,20,000 ہے. آپ اندازہ کریں 15,20,000 کی جو دیکھ بھال کرنے کے لیے 7,45,392 لوگ ہیں جو کہ موجود ہیں. اور برطانوی ہوم آفس کیا کرتا ہے، پچھلے سال مارچ، ابھی اس سال مارچ تک 1 سال کے اندر اندر انہوں نے یہ جو ویزے ہیں 57,000 ویزے جاری کیے ہیں. اصل میں کرائسس کیا آیا کہ جب یہ اکثر یہ جو ہیں جعلی، اس میں ایک اور اس میں بات وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، کے جو جعلی میرپور میں بھی ایسا ہو رہا ہے، سارا کام جگہ جگہ برٹش کونسل اس میں انوالو ہے، جگہ جگہ گلی گلی محلے یہاں پہ سینٹر کھلے ہوئے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جو ان کو کیا. ہاں جی 5 لاکھ روپیہ یہ جو آئلٹس کرواتے ہیں ان میں موسٹلی 5 لاکھ روپیہ بغیر ٹیسٹ کی تیاری کے وہ پیپر پاس پیپر اس کی ڈیل چل رہی ہے اس وقت. جی ہاں جی. اور برٹش کونسل سے یہ کیسے پاسبل ہے کہ اتنا مستند ادارہ ان سے پیپر پہلے آؤٹ نہیں جو وہ کہہ رہا ہے، دیکھیں نا وہ جو خوفناک بات ہو رہی ہے نا بلال، کہ اس کام کو چیک کرنے کے لیے پاکستان میں بھی اور برطانیہ میں بھی دونوں جگہ پہ ادارے ہیں، لیکن کیا ہو رہا ہے کہ ان لوگوں نے ان کے اندر ایسی جس کو کہنا ہے کہ نیٹ ورکنگ بنا لی ہے کہ آپ یہ اندازہ کریں کہ جو آکسفورڈ یونیورسٹی کی جو مائگریشن آبزرویٹری ہے اس کے مطابق اس 1 سال میں 57,700 ویزے جاری کیے گئے. ٹھیک ہے جی. اور یہ جو ویزا حاصل کرنے والے ملک ہیں نا، ان میں سر فہرست ہے پاکستان، بھارت ہے، اس میں فلپائن ہے، نائجیریا ہے، گھانا ہے، زمبابوے ہے، کینیا، نیپال اور سری لنکا. پاکستان اور برطانیہ جو انڈیا ہے یہ سب سے ٹاپ پہ ہیں جن کے لوگ ان کو یہاں پہ لایا گیا. اور آپ یہ دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے، ہو یہ رہا ہے کہ جو پہلے یہ سارے جو لوگ تھے نا یہ رومانیہ سے اور جو مشرقی یورپ ہے، جو یورپ کا مشرقی علاقہ ہے وہاں سے آتے تھے. جب یورپی یونین سے برطانیہ نکلا تو انہوں نے پھر یہ کیئر ویزا اور یہ جو سکل ورکر ویزا یہ وہاں پہ فلوٹ کیے کہ ہم ان کے تحت لائیں گے. لیکن ہوا کیا کہ ہم نے یہ کیا کہ بجائے یہ کہ جو یہاں پہ جو ادارہ بنا ہوا ہے وہ ادارہ ان ساری چیزوں کو، یہ جو ایجنسیاں تھیں، ریکروٹنگ ایجنٹس تھے، ان کو ایک سسٹم بنا کے ان کو ایک طریقے سے اپنے لاتا. اور جو لوگ یہاں پہ اپلائی کر رہے ہیں کہ جناب میں آیا ہوں 6 ویزے لے کر، وہ اس چیز کو وہ ادارہ چیک، باقاعدہ ادارہ ہے، مطلب یہ اس کو کہے کہ اس کو ایک ادارہ بنا ہوا ہے پاکستان میں جو کہ اس سارے کام کو دیکھتا ہے. اور لیکن وہ جو یہ ادارہ جو سرکاری ادارہ ہے اس کو کہتے ہیں بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ. ٹھیک ہے جی. اب یہ ادارہ ہے، یہ ادارہ چیک کرتا ہے. لیکن ہوا کیا کہ ان لوگوں کو بالکل نہ ان ایجنٹوں کو چیک کیا گیا، نہ ان ایجنسیوں کو چیک کیا گیا، بلکہ باہر سے وایا بٹھنڈا جو سٹیکر ہوتا ہے نا، سٹیکر، وہ سٹیکر لگا دیے گئے. اب ہوتا تو یہ سٹیکروں کو کچھ چیک کرو نا یار، یہ کون لگا رہا ہے، یہ کیا کر رہے ہیں. یہ 20 ایک طرف فراڈ ہو گیا لوگوں کے ساتھ، ہاں جی ہاں جی، دوسری طرف 80 لاکھ روپیہ ویزے کا دے کے لوگ وہاں پہ نا. میری کچھ دن پہلے انگلینڈ میں بات ہوئی، میرا جاننے والا ہے، اس نے بتایا کہ وہ جس ریسٹورنٹ پہ کام کرتا ہے نا 50 دفعہ دن کو یا 100 دفعہ دروازہ کھولتا. کام ہے؟ ہم کہتے ہیں بھائی کام نہیں ہے. پھر میری بات ہو رہی تھی، ہمارے دوست ہیں اعجاز فضل چودھری برطانیہ جو ہمارے بڑے اچھے صحافی ہیں، وہ ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا میں 19-20 سال ہو گئے یوکے میں، کبھی اتنی سفارشیں جابز کے لیے نہیں کرنی پڑی، لیکن اب آئے روز لوگوں کے لیے فون کرنا پڑتا ہے. پاکستان سے لوگ فون کرتے ہیں جو ہمارے عزیز گئے ہوئے ہیں. اب میرپور کے میں چند ان نوجوانوں کو جانتا ہوں جو یہاں پہ اچھی سیلریز تھیں، بینکس میں جابز تھیں یا کوئی اور جابز تھی، سرکاری جابز سے بھی لوگ چھٹیاں لے کے گئے ہوئے ہیں. اچھا وہ چھوڑ گئے نوکریاں یا چھٹیاں لے کے گئے ہوئے ہیں، بینکس والے چھوڑ گئے ہیں، لوگ اپنے اہل خانہ کو ساتھ لے گئے، بچے بیوی. اب کچھ دن پہلے میری بریڈفورڈ کسی سے بات ہو رہی تھی تو وہ مجھے میرا ایک دوست بتا رہا تھا کہ ونڈو کسی نے ناک کی ہے گاڑی کی شام کو، یہاں سے گیا ہوا ایک نوجوان، وہ اس سے پریکٹیکلی بھیک مانگ رہا تھا. تو اس نے اس سے پوچھا بھائی کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا جی مجھے کام نہیں ملا. اس نے ایک تصویر دکھائی اس کو اپنے بچیوں کی کہ یہ میری چھوٹی چھوٹی بچیاں جو ہیں یہ بغیر لائٹ کے. میں نے کہا یار انگلینڈ میں بھی لائٹ کا مسئلہ ہے. انہوں نے کہا وہ چارج
चार्ज रिचार्ज होती है, हाँ जी, हाँ जी, USB जो मीटर जो होता है वो बिजली चार्ज होता है। उसने कहा कि सिर्फ मुझे अगर आप ये रिचार्ज करवा दें अंधेरे में। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि इंग्लैंड जैसे मुल्क के अंदर बिजली के बगैर कोई खानदान बैठा हुआ है, प्रैक्टिकली लोग भीख मांगने पे मजबूर हो गए। अजीजो अकारब ने भी दरवाजे बंद कर दिए मोस्टली। देखे ना, मैं कह रहा हूँ जब ये फ्रॉड हो रहा था, जी हाँ, जब ये फ्रॉड हो रहा है, ये जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं ना, फ्रॉड हो रहा है, उम्मीदवार लाइनों में लगे हुए हैं। मैं इसीलिए कहता हूँ कि वो जो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट है वो किधर गया। अंदर खाते खबर ये है कि इसका ना जो एक बाकायदा जिसको कहें कि एक ऑफिस होता है जो कि बाकायदा इनको स्टिकर जारी करता है, जिसको प्रोटेक्टर ऑफिस कहते हैं। प्रोटेक्टर ऑफिस जो है इनका एक स्टिकर जारी करता है जिसके ऊपर फिर वीजा लगता है। वो जो स्टिकर है प्रोटेक्टर ऑफिस का जो प्रोसीजर है उसको बाईपास करके अंदर लोगों को रिश्वत दी जाती है और वो स्टिकर इश्यू कर दिए जाते हैं। स्टिकर मैंने इश्यू करवाया, आपके पासपोर्ट पे लगा के, आपको वीजा लगा के आपको मैंने फेंक दिया बर्तानिया के ठंडे सख्त यख बस्ता मौसम में, और आप वहां पे जाके जब वहां पे मेरा बंदा जो आगे एजेंट है जिसके पास आपको भेजा, उसने कहा जनाब नौकरी शौकरी कोई नहीं है, आपको तो अंग्रेजी नहीं आती, ठीक है जी, इसलिए अब ये आपने वैसे पर हाँ जी आइल्स के जाली रिजल्ट्स तैयार होने का इंकशाफ, हाँ जी, पेपर लीक हो रहे हैं। मैंने कहा मीरपुर में चेक कर लें आप, बोले नाम आपका जी, पेपर आपका मैंने दे दिया जी, और इस तरह के बेशुमार फ्रॉड कर दिए। इसलिए हम लोग सिर्फ प्रोग्राम ये सुनिए कि ये आज का प्रोग्राम जो है ना वो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग, ये सिर्फ हम उतनी चीजें बता रहे हैं। इससे बड़े बड़े खौफनाक मालूमात इस वक्त हमारे पास हैं, ऐसे लोगों को लेकर आएंगे जो इस मुसीबत में है। खुदारा 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 अपने घर में रूखी सूखी खा लें, इस जिल्लत से बच जाएं, इस जिल्लत से बच जाएं, केयर वीजा फ्रॉड से बचें, ये जो स्किल्ड वीजा जो वर्कर्स हैं इस बचें, और जो अगर चीखें अगर आप तक नहीं ना पहुंच रही उन लोगों की तो फिर या तो आप उनको ले रहे हैं या आप बेहिस हैं। अरब से पूछेंगे उनकी क्या हालत है, मतलब जो हम फोन करें, देखें जी नए लोग आए इनकी हालात हमारे पास कर करके हमारे प्रोग्राम को देख लें, जो हमने फिगर कोट किए हैं, जो बातें कोट की हैं, अगर किसी एक जगह पर आप समझें कि हमने झूठ बोला है, एग्जैजरेशन की है, तो हमारा गिरबान पकड़ लें, ठीक है। तो दूसरी स्टोरी है महकमा सेहत की जी। मेरे पास मैं आपको बताऊंगी आजाद कश्मीर में देखें महकमा सेहत है जो ये खौफनाक काम कर रहा है। इनके अंदर भी जो मुबैना करप्ट लोग हैं ना, इनका बड़ा कड़ा एहतसाब तो हर शोबे के अंदर चाहिए। अब अंदाजा कीजिए, ये साबिक डीजी थे आजाद कश्मीर के डॉक्टर आफ्ताब, इस हेल्थ डिपार्टमेंट के, वो चीफ जो है ड्रग इंस्पेक्टर, उनकी साजबाज से कराची की एक निजी कंपनी से 20,14,000 रुपए की अदवायात खरीदी जाती है आजाद कश्मीर के लिए, और वो उस पर ना उनकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है, ना एक्सपायरी डेट दर्ज है, ना ही जो उनको बिल कंपनी की तरफ से जो आजाद कश्मीर गवर्नमेंट को बिल दिया जाता है उसमें भी ये दोनों चीज़ों का इंदराज नहीं है। तो ये अदवायात कोटली और कोई देही इलाकों में इस्तेमाल के दौरान पकड़ी जाती हैं, तो ये मामला महकमे के सामने आता है। ये एक मामला नहीं है। अब एक और खुला हुआ खाता जो एक मशीन खरीदी गई है मुजफ्फराबाद में एम्स के लिए, उसमें भी 5 करोड़ की मशीन 15 करोड़ में खरीद ली गई है। अच्छा, ये लोग इतनी दीदा दलेरी से करप्शन कर रहे हैं, का जो फाइलें हैं वो चीख के बता रही हैं इनकी करप्शन के सबूत, लेकिन इनको कोई हाथ नहीं डालता। और भाई क्यों नहीं हाथ डालता? क्या ये माले मुफ्त है, दिले बेरहम वाला हिसाब हो गया है? अब ये चीजें जो हैं वो बहुत जो है ना आउट ऑफ रेंज। ऐसा खौफनाक काम है, मैं आपको बताऊं बिलाल, हम कुछ नाम जानबूझ के नहीं देते। ऐसा यूटी एक गुर्दों के अमराज का इदारा है, अदीब रिजवी साहब, डॉक्टर अदीब रिजवी साहब उसके इंचार्ज है सारे, वो मशीनें लेके मुजफ्फराबाद पहुंचे फ्री देने के लिए, और उनको कोई रिसीव करने वाला नहीं था। है ये कोई बात करने वाली? वो कमीशन नहीं थी ना साथ देनी। मैं एक ऐसे बरखुरदार एक डॉक्टर को जानता हूं जो मेरे सामने रो पड़ा। उसने कहा जनाब 50 रुपए की चीज होती है, 500 रुपया उसकी जो कीमत लिख के मेरे सामने का मुझे कहा जाता है मुझे ये साइन करें, मुझे साइन करें। बराए मेहरबानी अंसर अब्दाली साहब हों, हमारे वजीर हों, चौधरी अनवारुल हक साहब हों, ये देखें
कुछ हमारे ऐसे महकमे हैं जहां पे बेपनाह जो है ना, जिसको कहें कि जुल्म सितम हुआ है, मैं तो इसको जुल्म कहूंगा कि जो अवाम के साथ ये सारा काम मेरा हुआ ख्याल है। है इनको इस मामले को ना ये सियासतदानों के देखने की बस की बात नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर होता है, ये मतलब चीजें जो भी देखे जी, चाहे सुप्रीम कोर्ट देखे, हमारे इदारे देखे, लेकिन लोगों को बचाएं, खुदारा लोगों को बचाएं। आला अदलिया इस वक्त उम्मीद की किरण है और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल जी, आप यही बात तो हम भी ये इल्तिजा करते हैं आला अदलिया से कि ये जो महकमा सेहत के अंदर करप्शन हो रही है, क्योंकि ये बराह रास्त इंसानी जिंदगियों का मामला है। अब जैसे दवायात भाई ले आए हो, पता नहीं आउट एक्सपायरी दवाइयां थी, क्या दे दिया लोगों को तुम लोगों ने, कोई इनको पूछने वाला नहीं है। और ये हिसाब किताब होना चाहिए। तो बहुत शुक्रिया शकील साहब, आज के 2 मौजूआत थे, फिर हम बात करेंगे जी। आपने चूंकि मजीद मौजूआत भी थे लेकिन वक्त जो है वो कम था, इसी के साथ मोहम्मद शकील चोई साहब के साथ मोहम्मद बिलाल रफीक को आइंदा नए प्रोग्राम तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। You are watching Opinion HD.